हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का लास्ट चैप्टर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस। यानी कि लॉ यानी कि कानून होता है, ठीक है। और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, यानी कि जो समाज में हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है हमारे साथ, यानी कि गरीब लोगों के साथ, खासकर जो वर्कर्स होते हैं। वर्कर यानी कि जो मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। अन्याय किस बात का होता है? देखो, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं या जो प्राइवेट कंपनी होती है, अपने फ़ायदे के लिए उनकी जो क्या कहते हैं मजदूरी होती है, पैसा जो होता है दिन का, वो नहीं दे पाती है। क्यों नहीं देती है? जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं, वो सोचते हैं कितना ज़्यादा पैसा हम कमा लें इन लोगों से, ठीक है। तो जिसके मुकाबले में क्या करते हैं लोग, अपना काम मतलब उनसे करा लेते हैं और पैसा देते ही नहीं हैं। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है, किस तरीके से जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है। तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए क्या क्या सरकार ने नियम बनाया है, उसी को हमको पढ़ना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है। शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। यहाँ का जो सबसे पहला आता है पैराग्राफ, इसमें बताया जाता है कि देखो, जो लॉ होता है यानी कि जो कानून होता है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक इशू आता है वर्कर्स के बीच में। क्या इशू आता है? कह रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी यानी कि जो गवर्नमेंटेड ना हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए यानी कि बिल्डर्स जिसे हम लोग कहते हैं, बिजनेस पर्सन यानी कि जो बिजनेस वगैरह करते हैं, वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के चक्कर में यानी कि अपने फ़ायदे के चक्कर में, जो वहाँ के मजदूर होते हैं, ठीक है, उनका वेजेस मतलब होता है मजदूरी। जो दिन का मजदूरी होता है 8 घंटे का, 200, 300, 400, 500 होता है, वो नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं दे पाते हैं, वो सोचते हैं कि अपने फ़ायदे के चक्कर में कितना पैसा हम कमा लें एक दिन में, ठीक है। भाई लालच तो बहुत बुरी आदत है। और जितने बिजनेसमैन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, बस यही सोचती है कि इन बिजनेस जो वर्कर्स हैं, इनसे हम कितना काम करा लें और इनका जो पैसा है हम आगे दिन दे देंगे। लेकिन दे नहीं पाते हैं, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो नहीं दे पाते हैं और कई वर्कर्स बेचारे बिना पैसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनी है और बिजनेस पर्सन है, वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए उनका वेजेस जो है नहीं दे पाते हैं। जिसको देखकर जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने कई सारे रूल बनाए हैं। रूल ये बनाया है कि हर वर्कर को उसका अधिकार है कि उसका जो पैसा है, जो उसका मजदूरी है, उसको दिया जाए। और कम से कम जो सरकार ने बताया है कि इतना उनको मजदूरी देना है। इतना से मतलब जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने कहा है कि एक दिन का 50 रुपया कम से कम मजदूरी होता है और इससे कम नहीं देना है आपको, इससे ज़्यादा ही देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही देना है। तो जो भी वर्कर्स होंगे, मतलब होंगे जो मज़दूर होंगे, जब वो पैसा अपना मांगने जाएंगे तो कम से कम जो सैलरी होगी उनकी, जो वेतन होगा, जो मजदूरी होगा, वो 50 रुपया से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि द मिनिमम वेजेस आर रिसीव्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स। यानी कि जो मिनिमम वेजेस होता है, जो मिनिमम मजदूरी होती है वर्कर्स की, वो हर साल उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे मान लेते हैं इस साल क्या है, 50 रुपये है, तो अगले साल उसको 60 रुपये कर दिया जाएगा, फिर अगले साल उसको 70 रुपये कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हर साल जो मजदूरों की मजदूरी होती है वो बढ़ती जाती चली है, जिसकी वजह से उनका नीड्स को थोड़ा थोड़ा पूरा कर पाते हैं। भाई गरीब है, उनकी नीड्स क्या है, बस खाना खाना है, बेचारे का पेट भरना है। बेचारे कई बार वो क्या होते हैं, भूखे सो जाते हैं, उनकी वो नीड्स को पूरा करना है। इसलिए वो क्या करते हैं, बेचारी मजदूरी करते हैं और उनको दिन का 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मिलता रहता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो लॉ बनाए गए हैं मिनिमम वेजेस का, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनका जो वर्कर का जो हक है, यानी कि जो उनका अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि जो उनका अधिकार है पैसे का, 100 रुपया, 200 रुपया का, उनको वो क्या कर सके, दे सके। कई बार मैं बताया ना ऊपर कि जो बिजनेसमैन होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं, वो पैसे नहीं दे पाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, तुम अगले दिन आके ले लेना। जिसकी वजह से क्या होता है, उस दिन मजदूर भूखा सोना पड़ता है, उसको पूरी रात भूखे ही पेट सोना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो मिनिमम वेजेस है इसलिए लाई है ताकि उनका जो वर्कर्स हैं उनके अधिकार को दिया जा सके और उनको न्याय दिलाया जा सके, ताकि उनका जो अधिकार है, जो उनका मजदूरी पैसा है 200, 300, उनको मिल सके डेली बाई डेली, ठीक है, ताकि वो अपना घर बार चला सकें, अपना पेट वगैरह भर सकें। फिर कह रहा है कि दिस हेल्प इंश्योर द रिलेशन बिटवीन द थ्री पार्टीज़। यानी कि इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्कर, जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है। यानी कि जो वर्कर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं, तभी तो हर चीज़ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रोड्स बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर चीज़ उसी से टिकी हुई है। जो रेलवे की पटरी होती है वो भी कौन बनाते हैं, वर्कर्स ही बनाते हैं, यानी कि मजदूर बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि जो उसको कंज्यूम करते हैं, जो उस पर चलते हैं। यानी कि मान लो बिल्डिंग बना, अब जो उसमें रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं
जैसे मान लें जो खेती करते हैं ना, जो गांव में खेती करते हैं वो क्या है, वर्कर्स हैं, ठीक है। खेती से जो फसल होता है, मान लीजिए गेहूँ और या धान हुआ है, तो जो उसको खरीदेगा धान गेहूँ को, वो कौन होगा, कंज्यूमर होगा, यानी कि जो उसको कंज्यूम कर रहा है। फिर आते हैं उसको प्रोड्यूसर, यानी कि गेहूँ खरीद के जो बिस्किट बनाते हैं फिर मार्केट में बेचते हैं, उसको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से 3 वर्कर होते हैं, यानी कि 3 काम करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम होता है डेली का वो चलता रहता है। इसी तरीके से जो पार्ले की बिस्किट आती है वो इसी तरह से बनती है। वो क्या करते हैं, पहले वर्कर्स को, जो मजदूर रहते हैं, वो गांव में गेहूं को उगाते हैं, उगाने के बाद काट के बेच देते हैं कहाँ पे, मार्केट में। फिर मार्केट में से कहाँ चला आता है, फैक्ट्री में चला आता है। फैक्ट्री में क्या बनता है, बिस्कुट बनता है पार्ले जी का, और फिर वो क्या होता है, मार्केट में आके बिकता है। तो इस तरीके से 3 लोग होते हैं, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जो क्या करते हैं, पूरे मार्केट को गवर्न करते हैं। गवर्न यानी कि चलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके बुक में एक दिया होगा टेबल, ठीक है। उस टेबल में कई सारे लॉ दिए होंगे और क्यों लॉ ज़रूरी है, यानी कि लॉ को किस लिए लाया गया था वो दिया होगा, और उस लॉ को किससे फ़ायदा होगा, यानी कि जो कानून है वो किससे फ़ायदा होगा, इस तरीके से दिया होगा। तो सब पढ़ते हैं इसको, हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है जो सबसे पहला लॉ है वो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है। क्या कहता है गवर्नमेंट इसमें, पहले लॉ में कहता है कि जो मिनिमम वेजेस होंगे, यानी कि जो वेतन होगा, वेतन यानी कि जो मजदूरी होगी, वो सरकार क्या करेगी, उसको बताएगी कि एक साल में, मतलब एक दिन में मजदूरों की जो सैलरी वो कितनी होगी, 50 रुपये होगी। और 50 रुपये से कोई भी क्या करेगा, कम नहीं देगा, और कोई भी कम देता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है, यानी कि उसको ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा। तो वही कह रहा मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि कम से कम क्या देना, मजदूरी देना। इसी स्पेसिफाई करता है कि जो मजदूरी होगी वो इससे कम नहीं होगी। अगर इससे कम कोई देता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा, उससे ज़्यादा ही देना है। जैसे 50 रुपये है तो मिनिमम 50 रुपये देना है आपको, उससे कम नहीं देना है। और क्यों ये ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि जो वर्कर्स हैं क्या करते हैं बेचारे, अगर 50 रुपये से कम पाएंगे तो उनका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। 50 रुपये आजकल कुछ नहीं होता, 50 रुपये में बस एक टाइम का खाना मिलता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको सैलरी जो मजदूरी होती है अब तो बढ़ गया है, 300 400 हो गया है। तो एक कह रहा है आपकी जो वर्कर्स हैं वो बेचारे अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं इन पैसों में, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके और अपने लाइफ को क्या कर सकें, अच्छे से जी सकें। अब कह रहा है कि हु इंटरेस्ट द लॉ प्रोटेक्ट, यानी कि ये किसको फ़ायदा होता है, जाहिर सी बात है वर्कर को फ़ायदा होगा। वही लिखा है दिस लॉ इज़ मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, यानी कि जितने भी मजदूर हैं उनके सेफ्टी के लिए, ठीक है, उनको बचाने के लिए ये लॉ बनाए जाते हैं। पार्टिकुलरली फ्रॉम फार्म लेबर्स, यानी कि जो खेतों में काम करते हैं वो लेबर्स हो गए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो रोड वगैरह बनाते हैं वो मजदूर। फैक्ट्री वर्कर, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक यानी कि जो घर में काम करते हैं, बर्तन वगैरह मांजते हैं वो सब, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब वर्कर्स को फ़ायदा मिलता है इस लॉ से। ये लॉ क्या कहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट फिक्स करता है कि इससे कम आपको पैसा नहीं देना है। दूसरा लॉ आता है उनकी सेफ्टी यानी कि उनके लिए जहाँ भी वो काम कर रहे हों उस प्लेस पे, यानी कि जहाँ लिखा है ना वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, जहाँ भी वो काम कर रहे होंगे उनके लिए क्या हो, फर्स्ट एड हो, यानी कि कोई भी अगर चोट वगैरह लगता है तुरंत उनका इलाज हो सके। अलार्म सिस्टम हो, यानी कि कोई भी अगर दिक्कत होती, गलती होती है तो अलार्म सिस्टम को बचाया जा सके और सारे वर्कर्स की जान बचाया जा सके। इमरजेंसी होना चाहिए, यानी कि इमरजेंसी एग्जिस्ट मतलब कि मान लो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और बिल्डिंग में अचानक से आग लग गया, तो बिल्डिंग में से जल्दी बाहर निकलने के लिए क्या होना चाहिए, इमरजेंसी दरवाज़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग मशीनरी, यानी कि जो हम मशीन रखे हुए हैं कहीं भी, चाहे रोड पे, चाहे बिल्डिंग पे, चाहे रेलवे स्टेशन पे, वो मशीन अच्छे से काम करना चाहिए जिसकी वजह से हादसा ना हो कोई। इस तरीके से ये दूसरा लॉ है, ठीक है, किसके लिए, उन वर्कर्स के लिए, उन मजदूरों के लिए। फिर आता है हमारा तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ ये कहता है कि जो भी उनका जहाँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ मिल रहा है खाने के लिए तो खाना अच्छा होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से अभी आप उठा लाएँ और वर्कर को दे दिए खाने के लिए, नहीं होता है। वर्कर दिन भर काम करते हैं तो जो वहाँ का मालिक होता है खाना देता है उनको खाने के लिए दोपहर को, शाम को। तो वही कह रहा है कि जो खाना है वो अच्छा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के दे दें खाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब वही खाना वाला सामान होता है, मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ उसमें अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा कर दे दें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। इस तरीके से मतलब वर्कर्स के लिए काफ़ी काम किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फिर कह रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो खाना पीना वो अच्छा क्यों होना चाहिए। जाहिर सी बात है
कंज्यूमर माइट बी पुट इनटू द रिस्क बाय पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फूड, मेडिसिन। यानी कि अगर उनको खाना खराब मिलेगा, उनको दवा खराब मिलेगा, ठीक है, जिससे मान लेते हैं उनको चोट लग गया, आप क्या कीजिए, आज दवा की जगह पे कुछ और गंदा सा चीज़ दे दिए उसको ठीक करने के लिए, तो उसको और ज़्यादा बीमारी हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है कि इसे रोकने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा दवा देने के लिए और अच्छा सुविधा देने के लिए ये जिम्मेदार कौन है? वहाँ के मालिक हैं जो उससे काम करा रहे होते हैं। तो ये सब ज़रूरी होता है। फिर आता है चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या करता है? द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, यानी कि वहाँ के जो सामान मिल रहे होंगे इनको खाने पीने के लिए, और मान लो कोई चीज़ है जो इनको वर्कर्स को खरीद के खाना है, तो उस प्राइस को काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं करना है। लिखा है ना, गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जांपल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स, यानी कि जो वहाँ पे चीनी मिल रही होगी, जो वहाँ पे मिट्टी तेल मिल रही होगी, या खाने का जो सामान मिल रहा होगा उस पर हाई प्राइस नहीं होगा, ताकि जो वर्कर्स हैं वहाँ पे खरीद के खा सकें। वर्कर्स क्या खाते हैं? ज़्यादातर गुटखा वगैरह खाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है, गुटखा वगैरह का जो मतलब है उसका प्राइस अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी वर्कर्स हैं जो खाना वगैरह खाने के लिए मतलब जाते हैं दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदते हैं, उसका प्राइस कितना रहना चाहिए? जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कोल्ड ड्रिंक है आपका है 60 रुपये का और आप ले रहे हैं 100 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे वो अच्छे से क्या करेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे और उस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर पाँचवा लॉ आता है इनका, फैक्ट्री डू नॉट पॉल्यूट एयर एंड वाटर, यानी कि जो भी जिस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे मजदूर, उस फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूट नहीं हो रहा होगा, यानी कि उसमें जो धुआं निकल रही होगी वो धुआं नुकसान ना करे, ठीक है। ऐसी फैक्ट्री होना चाहिए। अगर ऐसी फैक्ट्री है जो धुआं बहुत ज़्यादा जहरीली है, तो उस फैक्ट्री को क्या करेगा गवर्नमेंट? बंद कर देगा, उस पर सील का ताला लगा देगा, फिर वो कभी नहीं खुलेगा। जैसे भोपाल में हुआ था ना, भोपाल में गैस दिक्कत हो गया था, गैस मतलब निकल गया था, जिसमें से लाखों लोग मारे गए थे। तो उसी को देखते हुए लॉ बनाया गया है कि कोई भी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसमें से जो गैस निकलनी है वो जहरीली नहीं होनी चाहिए। अगर जहरीली हुई तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। छठवां नियम आता है, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस, यानी कि जो भी काम करा रहे हैं आप वर्कर से, वहाँ पे बच्चे काम करने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे काम करते मिल गए हैं तब भी क्या होगा, वो फैक्ट्री या काम बंद हो जाएगा, और जो वहाँ का बिजनेस मैन होगा, वहाँ का जो बिल्डर होगा, उसको पनिश किया जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो बच्चों से काम नहीं कराना है, ठीक है। फिर आता है लास्ट हमारा लॉ टू द फॉर्म वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन, यानी कि जो काम करा रहे हो, किससे करा रहे हो? वर्कर यूनियन से, यानी कई सारे वर्कर के यूनियन होते हैं जो काम करते हैं मिलके, तो आप उनसे काम कराएं। तो इस तरीके से 7 लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके किसके देखते हुए? गरीब लोगों को देखते हुए, ताकि उनका हर चीज़ पूरा हो सके। देखो फिर आता है हमारा अगला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में बताता है कि जो लॉ हमने देखा 6-7 लॉ थे, इनको बस बनाना ही सब कुछ नहीं था। मतलब है जो लॉ बनाए गए हैं इनको बस बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, इनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट यानी कि इनको फॉलो भी कराना पड़ता है। फॉलो कैसे होगा? जो गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, अपने ऑफिसर को भेजेगा उन साइट पे देखने के लिए कि इस लॉ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर वो ये लॉ को फॉलो नहीं करता पाएंगे तो क्या करेंगे, उस जो काम हो रहा होगा उसको बंद कर देंगे, जो फैक्ट्री होगा उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि जो लॉ वो बना रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर। इम्प्लीमेंट यानी कि उसको काम में लाए। ऐसा नहीं है कि लॉ बना दिए भाई, अब चाहे वो उसको फॉलो करे या ना करे उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑफिशियल को भेजती है कहाँ पे, पूरा रेगुलर जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे भेजती है, क्या करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मज़दूरों को सही से पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, मज़दूरों को खाना पीना अच्छे से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जो मज़दूर पानी पी रहे हैं वो पानी साफ़ है कि नहीं है, ये सारा काम कौन देखता है, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो जाके अपना जांच पड़ताल करते हैं और बताते हैं हाँ कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो फिर उसको क्या करते हैं, डांट वगैरह सुनाते हैं जो वहाँ का मालिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, बस लॉ बनाती नहीं है, उसको लॉ को इम्प्लीमेंट भी करती है। तो वही चीज़ लिखा है, मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ, लॉ बनाना बस काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। जो हमारा अगला पैराग्राफ है वो भी यही बताता है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो किसके हिसाब से बनाए जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि जो भारत का संविधान है, जो लोगों का अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स गारंटी विद जो कौन, देखो सिंपल सा करने का मतलब ये है कि हर इंसान का एक अधिकार होता है, ठीक है। क्या अधिकार होता है, अच्छे से खाना पीना, अच्छे से जीना और अच्छे से रहना, ये सबका अधिकार है। कोई किसी ऐसा कोई अधिकार नहीं छीन सकता कि नहीं हम तुमसे गुलामी करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, खासकर इंडिया में। क्योंकि क्या है, इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे कुछ संविधान लिखे गए हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। तो वही कह रहा है जो हमारा भारत का संविधान है वो हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स देता है, राइट्स यानी कि उनका अधिकार देता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये काम करने में कोई रोक रहा है तो आप क्या करें, कंप्लेन करें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लॉज बनाए जाते हैं
गवर्नमेंट के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और उसको जांच पड़ताल भी करना पड़ता है। अगर जांच पड़ताल में गलती होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, या जो बिल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं बिजनेसमैन होते हैं, उनके काम को बंद कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कब बंद कर दिया जाएगा? जब वो पाएंगे कि ये जो बिल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छे पैसे मतलब नहीं दे रहे हैं, उनका जो तनख्वाह वो नहीं दे रहे हैं, गरीब लोगों को पानी वगैरह साफ़ नहीं दे रहे हैं, खाना वगैरह अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? काम को बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट पूरा ख्याल रखती है अपने लोगों का, खासकर वर्कर का, और ख्याल भी रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं के जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, हमारा देश चल रहा है। इन्हीं की वजह से जो रोड है वो बन रही है, इन्हीं की वजह से रेलवे स्टेशन बन रहा है, इन्हीं की वजह से जो काम हो रही है वो हो रहा है। मतलब हर चीज़ यही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस इंजॉय कर रहे हैं उसको, हम लोग को कुछ काम करना नहीं होता है। जो बेसिक काम होता है, जो बर्तन मांजना होता है, रोड बनाना होता है, रोड सफाई करना होता है, सब वर्कर ही करते हैं। तो उनके लिए कुछ करना भी होगा गवर्नमेंट को, तो वो करती भी है। और एक चीज़ और यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैंने अभी बताया है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी वर्क एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। यानी किसी भी जगह पे, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे माइंस हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, कोई भी जगह हो, 14 साल के अंदर, यानी जो 14 साल के बच्चे होते हैं, उससे छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। अगर काम करते पाए गए हैं तो क्या होगा, वो फैक्ट्री या वो साइट या वो जो भी रोड वगैरह बनना होगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कभी उस बिल्डर को काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जानिएगा कि 14 साल का बच्चा है, अगर उससे कम एज का है या 14 साल का है, अगर वो काम कर रहा है तो क्या होगा, उसको पनिश किया जाएगा। बच्चे को नहीं, जो काम करा रहा है उसको पनिश किया जाएगा, बच्चे को क्यों पनिश किया जाएगा। बाकी जो 15 साल हैं, जो 16 साल के हैं, जो 17 साल के हैं, वो काम कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 14 साल के बच्चों के लिए या उससे अंदर बच्चे के लिए काम करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई बच्चे से काम कराता है तो उसको पनिश किया जाएगा। देखो इसी चैप्टर में दिया है आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसमें लाखों लोग मारे गए थे, मतलब बहुत बुरा हादसा था। इतिहास का सबसे ब्लैक माना जाता है, इसीलिए जो देखो जो पेज भी है ना वो भी ब्लैक है, यानी कि इसको ब्लैक डे माना जाता है पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का। क्योंकि एक गैस उसमें से जो फैक्ट्री थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल जानते हैं ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री था गैस का, उसमें से पता नहीं कैसे रात में गैस लीक हो गया था। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो बहुत ही खतरनाक गैस होता है। लिखा भी है मिथाइल आइसोसाइनाइड इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस। ठीक है, तो रात को वो लीक होना शुरू हो गया था, जिसके वजह से उसके आसपास के जितने भी लोग थे बहुत ही बुरी तरह से बेचारे मारे गए थे। और उसका असर आर भी होता है, जो वहाँ के बच्चे होते हैं बेचारे, लंगड़े बेचारे पैदा होते हैं, किसी का मतलब पैर नहीं होता है, किसी का पैर टेढ़ा होता है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से ये ट्रेजेडी हुई थी। इसलिए जो पेज है देखो, दोनों पेज क्या है, ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, बाकी जो पेज है वाइट है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है हमारे पूरे दुनिया में। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 में, यानी कि आज से 24 साल पहले। तो वह लिखा है कि द वर्ल्ड वर्स्ट, यानी कि दुनिया का सबसे ख़राब ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में आज से 24 साल पहले। ठीक है, ये जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री था, वो किसका था? यूनियन कार्बाइड का, ये जो अमेरिकन कंपनी थी ये। ठीक है, जो फैक्ट्री था, जो उसका मालिक था, वो कौन था? अमेरिका का रहने वाला था। और 2 दिसंबर को रात को, यानी कि तो लिखा भी है मिडनाइट, यानी कि 12 बजे के आसपास 2 दिसंबर 1984 को, आज से 24 साल पहले क्या हुआ था? गैस लीक हुआ था, जिस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस था, जो लीक हो रहा स्टार्ट हुआ, जिसमें से काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, वो लोग अपनी कहानी बताते हैं किस तरीके से उस समय मतलब ये लोग जिंदा थे और किस तरीके से इन पर असर पड़ा। तो वहाँ पे एक नाम है जिसका नाम है दिखाया गया अजीज़ा सुल्तान। ठीक है, कह रही हैं कि वो सर्वाइवर उसमें बच गई थी बेचारी किसी तरह से। ये बताती हैं कि ये अचानक से जगी 12:30 बजे रात को। ठीक है, इन्होंने देखा कि इनका जो बच्चा था, बेबी था, वो क्या कर रहा था, खांस रहा था बहुत तेज़ी से। उन्होंने फिर देखा कि जो रूम था पूरी तरह से सफ़ेद गैस से भर गया था। सफ़ेद गैस वही क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जो पूरी तरह से सफ़ेद गैस में कन्वर्ट हो गया था और पूरा रूम इनका सफ़ेद हो गया था। फिर इन्होंने भी क्या होने लगा, मतलब इन्होंने सुनाई दिया कि लोग क्या कर रहे थे, कह रहे थे रन रन रन, यानी कि भागो भागो भागो। इनको सुनाई दे रहा था, बाहर के लोग क्या कह रहे थे, भागो भागो भागो। फिर बाद में इन्हें भी क्या हुआ, इनको भी खांसी आना शुरू हो गया था। विथ ईच ब्रीथिंग स्टीमिंग आई वर ब्रीथिंग इन फायर, माई आइज वर बर्निंग, इनकी आंखें जलने लगी थी। वो गैस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जो भी इसके चपेट में आया उसको कुछ ना कुछ बीमारी हुआ, नहीं तो वो मर गया। बस 2 ही चीज़ हुआ, नहीं तो बहुत खतरनाक बीमारी हुआ, नहीं तो बंदा मर गया था। तो यहाँ बेचारी बच गई थी, ये जिसका नाम था अजीज़ा सुल्तान। इनका बच्चा भी बेचारा उसी में शायद मारा गया था। ठीक है,
फिर बताता अगली सुबह, यानी कि जब ये 12:30 बजा, फिर जब सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, तब की बात हो रहा है। कह रहा विद इन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वर डेड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वर मेम। कह रहा है 3 दिन के अंदर ही, ठीक है, ये संख्या जो 8,000 बताया जा रहा है ये फेक है। मतलब जो आप असली देखेंगे ना, जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वहाँ पे आपको असली पता चलेगा कि जो लोग मरे थे वो कम से कम लाखों लोग मरे थे, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख लोग मरे थे, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या कम बताया जा रहा है जानबूझ के, ताकि लोगों को कम लगे, ठीक है। 8,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 8,000 लोग नहीं मरे थे लाखों लोग मरे थे, ठीक है। पूरा भोपाल ही उसमें चपेटे में आ गया था। तो इसका अच्छे से आप यूट्यूब को देख सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 दिन के अंदर ही 8,000 लोग मर गए थे। सोचो, जब गैस निकल रही थी तो 3 दिन के अंदर ही 8,000 लोग मर गए थे, और कई सौ लोग क्या हुए थे, बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, उनको बीमारियां रख ली थी, ठीक है। फिर आती हैं अ चाइल्ड सेवरी बाय द गैस, यानी कि जो बच्चा उनसे गैस से जो कहते हैं कि बीमार हुआ था, उसकी बात सुनते हैं क्या कहते हैं। देखो ये भी बताती हैं उस समय में लगभग 50,000 लोग, सोचो 50,000 लोग क्या हुए थे, इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे, यानी कि उनको धुआं लग गया था और वो बीमार होना शुरू हो गए थे। वही दिखा है, देखो नियरली 50,000 पीपल वर टुडे टू सिक मतलब बीमार होना, ठीक है, टू वर्क। जो उस समय काम कर रहे थे वहाँ पे आसपास, उस गैस के आसपास 50,000 लोग क्या हुए थे, बीमार हो गए थे, जिसमें से काफ़ी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मतलब रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया था, उनकी आंखें काम करना बंद कर दी थी, यानी उनको दिखाई नहीं देने लगा था, मतलब कि वो अंधे हो गए थे, इतना खतरनाक गैस था वो। वहाँ के जो बच्चे थे वो बेचारे एबनॉर्मल हो गए थे, एबनॉर्मल यानी कि बेचारे लंगड़े लूले पैदा हो रहे थे, किसी का आंखें नहीं थी, किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, मतलब बहुत बुरा, मतलब कहते हैं ना ब्लैक डे, इसलिए पेज भी ब्लैक में बार बार कर रहा हूँ, ये बहुत ही बुरा ट्रेजेडी था हमारे पूरे इतिहास में, जिसको कहा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो यही क्या मैं जब कह रहा हूँ कि जब आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। यहाँ बस कहानी बताया गई छोटा सा कि आज से 24 साल पहले एक गैस क्या हुआ था, लीक हुआ था भोपाल में, जिसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बेचारे कितने तरह से बुरी तरह से फंसे हुए थे। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गैस लीक हुआ था ना, वो एक्सीडेंट नहीं था, उनके लापरवाही से हुआ था। लापरवाही क्या था, देखो हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ सेफ्टी होते हैं, ठीक है, ताकि गैस ना निकले, ताकि गैस लीक ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उस फैक्ट्री में ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी सेफ्टी थे, कई सारे सेफ्टी थे, लेकिन उन लोगों ने, जो वहाँ का मालिक था, उस पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी गलती की वजह से क्या हुआ, एक गैस लीक हुआ था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डिजास्टर वॉज नॉट एक्सीडेंट, यानी कि जो ये डिजास्टर आया था, जो तबाही आया था, ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ था, ये किससे हुआ था, लापरवाही से हुआ था, जिसकी वजह से लिया ना इग्नोर द एसेंशियल सेफ्टी, यानी कि जो सेफ्टी था उसको लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसके बाद में क्या हुआ, गैस लीक हुआ और लाखों लोग बेचारे मारे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग धरने पे आ गए थे, मतलब इतनी करने के लिए कि हमको क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बताया जाता है इसका जो मेन मालिक था, यानी कि जो कंपनी का जो मेन मालिक था, उसको भाग रहा था दूसरे देश में, ठीक है, तो उसको बुलाया गया, फिर उसको जेल में रखा गया। जेल में कहाँ रखा गया, उसके ही घर में उसको जेल में रखा गया था, यानी कि उसको जेल में ही रखा गया था, उसके घर में ही उसको क्या किया गया था, 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए कैद कर लिया गया था। फिर बाद में वो क्या किया, पैसा उसके पास था ही, तो पैसा दे के चला गया अमेरिका, फिर वो दोबारा कभी आया ही नहीं। सोचो इतने लोग मरे, जिसका मालिक क्या हुआ, अभी भी अमेरिका में अच्छे से घूम रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। तो उसको लोग मतलब कहते हैं कि जान उसके भगाया गया था, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया था अपने आप को बचाने के लिए। तो यही है, अभी भी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, उसके ऊपर पैसा तो भाग गया, बस यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है कि 24 साल बाद भी, यानी कि 24 साल हो गए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को, और 24 साल बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उस जस्टिस के लिए, उस न्याय के लिए, ताकि हमको न्याय मिले, ठीक है। फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ का जो पानी है अभी भी क्या होता है, गंदा आता है, उसमें भी जहर होता है। फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन बाय द यूसी, यानी कि जो उसमें क्या हुए थे, उस गैस के वजह से जो लोग ग्रसित हुए थे, जो लोग बेचारे उस चपट में आए थे, उनको क्या किया जाए, उनको जॉब दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, ताकि उनका जो बेसिक नीड है उनको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। दे आल्सो डिमांड द एंडरसन, उसका नाम क्या था, एंडरसन नाम था, यानी कि जो मालिक था उसका, जो भाग गया अमेरिका, ठीक है, उसका नाम क्या था, एंडरसन था। द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्ज द प्रोसिक्यूटेड, लोग डिमांड करते रहे कि जो एंडरसन जो भाग गया उसको इंडिया में लाओ और उसको क्या दो, फांसी की सज़ा दो। जाहिर सी बात है, उसको फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, उसकी वजह से लाखों लोग मरे थे और वो अभी भी जाके इंडिया में एंजॉय कर रहा है, ठीक है।
तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी थी, जो आपको अलग से यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा ज़रूर उसको। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनका दाम क्या होता है, मतलब उनके खरीदने का दाम क्या होता है। सबको पता है, कह रहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसमें से यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी प्लांट में आई थी। जो हमें बताया अभी कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी वो इंडिया का कंपनी नहीं था, वो कहाँ कंपनी था, वो अमेरिका का कंपनी था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक रीज़न दिया गया है कि क्यों फॉरेन की कंपनी जो होती है, फॉरेन यानी कि जो अमेरिकन कंपनी होती है वो इंडिया में क्यों आती हैं अपना धंधा मतलब कि अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करने के लिए। तो इंडिया में इसलिए आती हैं क्योंकि जो इंडिया के जो वेजेस हैं, यानी कि जो मज़दूर हैं, वो काफ़ी सस्ते पैसे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका के जो वर्कर्स हैं उनको पूरा डिमांड करते हैं कि मुझे $15 से $20 चाहिए, यानी कि 1000 से 2000 रुपया चाहिए ही चाहिए, तभी हम काम करेंगे। लेकिन इंडिया के वर्कर ऐसा नहीं है, उनको बेचारे मतलब उनको 50 रुपये दोगे तब भी वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही आपकी गलती है। यहाँ के वर्कर क्या होते हैं, बेचारे मजबूर होते हैं, ज़्यादा वर्कर हैं, वहाँ पे लिमिटेड वर्कर है, इसलिए वहाँ पे डिमांड करते हैं। जो अमेरिका के वर्कर हैं वो लिमिटेड मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा वर्कर्स नहीं है, वहाँ का पॉपुलेशन भी क्या है, कम है। इसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मुझे 1000 से 2000 रुपये चाहिए एक दिन का, तभी हम काम करेंगे। इसी वजह से वहाँ की जो कंपनी होती है इंडिया में आती है, क्योंकि इंडिया के जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते पैसे में ही मान जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडिया के जो वर्कर है वो काफ़ी कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिखा है चीप लेबर, वाई जो यूएसए यानी कि अमेरिका का जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं एक दिन के लिए काम करने के लिए। इसलिए वो जो अमेरिकन कंपनी होती है वो इंडिया में आती है या किसी ऐसे गरीब देश में जाती है जहाँ के वर्कर बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी सस्ते पैसे में काम कर लें। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफ्रीका हो गया। ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कंपनी अगर क्या होती है अपना सब कुछ बैठाती है तो वहाँ पे पैसा काफ़ी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि वर्कर जाते हैं, वर्कर का पैसा बचेगा, इसलिए वो क्या करती हैं, अमेरिका में कंपनी नस इतनी करके इंडिया वगैरह में या अफ्रीका वगैरह में कंपनी को एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वर्कर हैं वो काफ़ी सस्ते पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो प्लांट था, कौन सा प्लांट, यूसी प्लांट। यूसी यानी कि अभी जो हमने देखा है भोपाल गैस में था, इसका क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड। उसी का शॉर्ट फॉर्म है यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइड। तो बताया जा रहा है कि जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री था उसमें पहले से ही क्या था, मेल फंक्शनिंग हो रहा था, यानी कि जो भी सेफ्टी मेजर्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से जो मालिक था वहाँ का एंडरसन वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो ध्यान नहीं दे रहा था, क्या हुआ, अचानक से गैस लीक हुआ और पूरा गैस पूरे शहर में फैल गया, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स थे वो क्या होते, पहले से ही मेल फंक्शनिंग कर रहे थे, यानी काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिसको बार बार वहाँ के जो एंडरसन मालिक था वो इग्नोर कर रहा था, यानी कि उसको टाल रहा था, कह रहा था कि आज नहीं कल बनवा देंगे, परसों बनवा देंगे, मंडे को बनवा देंगे, तो बनवा नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है फिर कह रहा है बिटवीन 1980 से 1984 के बीच में जो वर्कर क्यू यानी कि जो काम करने वाले लोग थे फॉर द MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट वाज कट इन हाफ आफ्टर 12/6 वर्कर। पहले जो वर्कर थे वो ज़्यादा थे, फिर उनको घटा करके कितना कर दिया गया, 12 से 6 वर्कर कर दिया। मान लो पहले क्या थे, मान लो पहले थे 20 से 25 वर्कर थे उस फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो क्या किया, जो एंडरसन था उसने कहा कि जो 25 वर्कर है बेफालतू के हैं, इनको हटा दो, आधा ही रखो। तो उन्होंने क्या किया था, बस 12 से 6 वर्कर रखे थे, जिसकी वजह से ये भी एक माना जाता है कि 12 से 6 वर्कर भी पूरे फैक्ट्री को नहीं देख पा रहे थे, उनको और ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं करता था एंडरसन, ठीक है। तो यही माना जाता है कि सारा का सारा गलती किसका था, एंडरसन का था। उसने सेफ्टी मेजर्स पे जो सेफ्टी मेजर्स थे उस पर ध्यान नहीं दिया, वर्कर का संख्या भी कम कर दिया और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग था उसको भी ध्यान नहीं दिया उसने, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ठीक है। तो सारा का सारा दोष किस पे जाता है, एंडरसन पे, और एंडरसन कहाँ है, अमेरिका में एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं कि उसको लाओ और उसको फांसी की सज़ा दो, क्योंकि उसके वजह से ही काफ़ी हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए हैं। फिर यहाँ पर देखो बताया जा रहा है, कह रहा जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, यानी कि जब आज से 24 साल पहले ये गैस हादसा हुआ था, तो ये हादसा में काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसको देखते हुए जो बाहरी कंपनी थी, बाहरी यानी कि जो अमेरिका के और सारे कंपनी थे, वो क्या किए, अपने आप को जल्दी से क्या कर दिए, शिफ्ट कर लिए दूसरी जगह, यानी कि भाग गए वो छोड़ के, ये देखते हुए कहीं हमारी कंपनी भी, कहीं हमारा फैक्ट्री भी गैस लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें भी ये भुगतना पड़े। तो वो लोग क्या किए, तुरंत अपने आप को शिफ्ट कर लिए दूसरी जगह। वहीं बताया जा रहा है कि वेयर एट द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड मैनुअल गॉजेस एंड ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीक एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट
इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब होता है वहाँ पे शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अचानक से क्या हुआ, जो वर्जीनिया प्लांट था वो भी इसी का प्लांट था जो काफ़ी खतरनाक गैस था, तो उसने क्या किया जल्दी से वहाँ से चल दिया ताकि और लोग ना मरे। तो ये तो होता है, उसका भी सेफ्टी को ध्यान दिया और उसने बचा लिया लोगों को। लेकिन ये जो था भोपाल गैस ट्रेजिडी, वो लापरवाही के कारण इतने लोग मारे गए थे, जेम्स एंडरसन के कारण। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, यानी कि जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था उस समय की बात हो रही है। कह रहा है उस समय में जो भी लॉ बनाए गए थे फैक्ट्री को देखते हुए, संविधान कितना भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 21 जो है ये कहता है कि हर पर्सन का क्या है, राइट टू लाइफ का अधिकार है, यानी कि अब उसके जीवन का वो खुद का अधिकार है, उसका जो सेफ्टी है उसका ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय में जो सेफ्टी था इंडिया में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जब गैस ट्रेजिडी हुआ भोपाल में, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो क्या किए, रिफ्यूज़ कर दिए। रिफ्यूज़ करना मतलब होता है मना करना। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो क्या कर दिए, वहाँ को इनकार कर दिया कि भाई हमारा गलती नहीं है। गलती किसका था, गवर्नमेंट का था, कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया था लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बस उसने कह दिया था हाँ भाई मैंने लॉ बना दिया है, तुम लोग इसको फॉलो करो। तो इस तरीके से फॉलो तो होता नहीं है। गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनको साइट पे जाके देखना होता है, चेक करना होता है कि ये लॉ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो गलती थी इसमें तीनों की थी, यानी कि जो एंडरसन था उस फैक्ट्री का मालिक था उसकी भी गलती थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो ऑफिसर थे, जो जाके चेक करना चाहिए था वो भी नहीं चेक किए, तो गलती उनकी भी थी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी गलती थी, इसलिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पर ध्यान नहीं दिया कि तुम ऑफिसर जो है चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसलिए गलती तीनों की आती है, यानी गवर्नमेंट की भी गलती आती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी गलती आती है, और साथ ही साथ जो वहाँ का मालिक था एंडरसन उसकी भी गलती आती है। फिर बताया जा रहा है कि जो कंपनी जब आई थी इंडिया में, यानी कि जो यूसी कंपनी थी, यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, वो इंडिया में आने के लिए क्या हुआ था, उससे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने परमिशन इसलिए दिया था ताकि जो वहाँ के जो लोग होंगे भोपाल के, उनको जॉब मिल पाएगा, उनको रोज़गार मिल पाएगा, और हमारे कंट्री में क्या हुआ, पेस्टिसाइड बन पाएंगे। यानी कि जो कंपनी थी यूसी कंपनी यानी कि यूनियन कार्बाइड, वो क्या बनाती थी, वो पेस्टिसाइड बनाती थी। पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ों की मारने की दवा, जो कीड़े नहीं होते हैं उनको मारने की दवा बनती है, वो भोपाल में पहले बनती थी। तो गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया था एंडरसन को कि आप आज से क्या करिए, भोपाल में अपना कंपनी बैठाइए और वहीं पर अपना काम धाम शुरू करिए। तो गवर्नमेंट ने इसलिए अलाउ किया था ताकि लोगों को वहाँ क्या मिल सके, रोज़गार मिल सके, और हमारे कंट्री में पेस्टिसाइड बन सके, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड हमें सस्ते दामों पे मिल सकेगा। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट तो अलाउ तो कर दिया, लेकिन उस पर देखना भी चाहिए था कि जो रूल रेगुलेशन है, जो सेफ्टी मेजर्स है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गलती तीनों की थी, गवर्नमेंट की भी गलती थी, गवर्नमेंट ऑफिसर की भी गलती, और एंडरसन की भी गलती थी, क्योंकि तीनों लोगों ने क्या किया, सेफ्टी मेजर पे ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और लाखों लोग मारे गए। फिर कह रहा है कि जब ये हादसा हो गया था, यानी कि जब भोपाल हादसा हो गया, उसके बाद इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितने भी मतलब वर्कर्स थे, जितने भी ऑफिशियल थे, वो क्या होने लगे, अपने आप को क्या लगे, अपने आप को सुधारने लगे थे। और गवर्नमेंट भी इन साइटों पे ध्यान देने लगी थी कि जो सेफ्टी मेजर है फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो उतने बड़े हादसे के बाद जब लाखों लोग मारे गए हैं, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, ध्यान देना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी जाके चेक करने लगे थे। तो उसके बाद थोड़ा जो लॉस बनाए जाते थे इम्प्लीमेंट अच्छे से होने लगे। ठीक है, इतने बड़े लाखों लोगों के मरने के बाद ये हुआ था, बस यही बता रहा है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे वातावरण को सेफ रखने के लिए। देखो कह रहा है 1984 में, यानी कि जब यह हादसा हुआ था भोपाल में, ठीक है, उस समय में कोई भी नियम नहीं था जो हमारे इन्वायरमेंट को सेफ कर सके। ठीक है, सब लोग को पूरा अधिकार दिया गया था कि आप जितना चाहें उतना हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा है, देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, देखो देयर आर वेरी हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मुश्किल से एक लॉ बना गया था, या वो भी नहीं था जिसको फॉलो नहीं किया था। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज फ्री इंटाइटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी जो कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, बिना किसी परमिशन के पॉल्यूट कर सकती थी हवा को और पानी को। ठीक है भाई, जब ये हादसा हुआ था भोपाल वाला, तो इंसान लोग तो मारे गए थे, लाखों लोग, और उसके साथ ही साथ जो हमारा नेचर था, जो हमारी प्रकृति थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उसको भरपाई करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाए गए थे बिफोर 1984। ठीक है, तो 1984 के पहले ऐसे कोई भी लॉ नहीं था जो इन्वायरमेंट को सेफ रख सके।
जब ये हादसा हुआ तो साथ ही साथ ये लॉ बनाए गए कि मज़दूरों का जो सेफ्टी है उस पर ध्यान देना ही है, उसके साथ नेचर को बचाने के लिए भी कई सारे लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि 1984 के पहले ऐसे कोई भी नियम नहीं बना था जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। ठीक है, सारे लोग एकदम धड़ल्ले से क्या कर रहे थे, नेचर को बर्बाद कर रहे थे, नेचर के पेड़ जो थे जंगल वगैरह काट रहे थे और जितना मन चाह रहा था उतना पानी को गंदा कर रहे थे। वहीं पर लिखा है द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड है, जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे वो फ्री का सामान हो। ठीक है, और जो इंडस्ट्री थी ऐसे मतलब पॉल्यूट करने एयर को और वाटर को गंदा करने का पूरी तरह से चांस नहीं छोड़ती थी, मतलब पूरी तरह से गंदा कर देती थी। ठीक है, बाद में जब ये हादसा हुआ, ठीक है, यूसी वाला यानी कि जो भोपाल में हादसा हुआ, उसके बाद से कई सारे नियम बनाए गए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखा जा सके। ठीक है, वह यहाँ पर बताया गया है द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ इन्वायरमेंट टू फोर फ्रंट, यानी कि जो भोपाल डिजास्टर हुआ, जो भोपाल तबाही आया, वो दिखाया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी गलती की है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाया था। तो इसको देखते हुए कई सारे रूल बनाए गए ताकि नेचर को भी क्या हुआ, सेफ बचाया जा सके, और उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया और उसको भी लागू किया गया ताकि दोबारा फ्यूचर में यानी कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान न जाए और नेचर भी क्या रहे, सेफ रहे, उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इसके बाद भी लोग क्या करने लगे, गंगा देख रहे हो ना, गंगा जो हमारी बहुत बड़ी क्या मानी जाती है, शुद्ध नदी मानी जाती है पूरे भारत की, उसमें लोग क्या करते हैं, जितनी भी फैक्ट्री होती है यूपी बिहार में या उत्तराखंड में, फैक्ट्री का सारा गंदा पानी उसी में लोग छोड़ देते हैं। किसमें, गंगा में, जिसकी वजह से जो गंगा पानी है वो पीने लायक नहीं बचा है। पहले के लोग वो पानी घर लाते थे पीने के लिए, अमृत की तरह लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसमें आप नहा भी नहीं सकते। क्यों नहीं नहा सकते, उसमें केमिकल्स रहते हैं, उसमें से मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स, पॉइजनस गैस निकलता है। अगर आप नहाने जाएंगे तो आपको एक नहीं करोड़ों बीमारियां छाप लेंगी। आपको चिकन पॉक्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं क्या क्या आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भले ही यहाँ पर नियम लाए गए थे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन उस नियम को फॉलो नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर जो यमुना गंगा है, दोनों का दोनों इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि लोग वहाँ का पानी पी नहीं सकते हैं। आप खुद ही जब जाएंगे देखने या जब देखते होंगे कहीं टीवी वगैरह पे, तो देखिएगा वहाँ का जो पानी होगा पूरी तरह से पीला हो गया है। ठीक है, पीने लायक है ही नहीं, पूरी तरह से गंदा हो गया, उसमें कई सारे केमिकल्स बहते हैं। अगर आप पीते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी लॉ नहीं था 1984 के पहले, और 1984 के लॉ बनाया भी गया तो उसको फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा गंगा यमुना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। और इसके साथ जितने भी हमारी अन्य जो है सामान है, नेचर है, वो भी क्या हुआ है, गंदा हो गया है। और एयर पोल्यूशन तो देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ बताया जा रहा है। फिर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि 1984 के बाद, यानी कि जब भोपाल हादसा हुआ था, उसके बाद कई सारे लाए गए लॉस, कानून लाए गए, नियम्स लाए गए, रूल रेगुलेशन लाए गए ताकि हमारे नेचर को भी बचाया जा सके। लेकिन उन्हें क्या हुआ, फॉलो नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अगर फॉलो उस समय से ही अगर स्टार्ट हो गया रहता तो हमारा यमुना और गंगा इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ रहता। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होता। लेकिन गवर्नमेंट की सब गलती है, हमारी गलती तो है नहीं। इसमें हमारी गलती है कि नहीं है जरूरी थोड़ी नहीं गवर्नमेंट जब बताएगा कि ये कानून है तभी आप फॉलो करिए। आप अपने मन से भी फॉलो कर सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं। तो गलती हमारी भी है, गलती हमारी के साथ साथ गवर्नमेंट की भी गलती है और हमारी भी गलती है कि हम नेचर को बस यूज़ करते जाते हैं, उसको देखते नहीं है कि वो हमें कितना नेचर कुछ दे रहा है और हमके बदले में उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसान है ही लालची, अब क्या कर सकते हैं, कितना भी समझाएंगे वही रहेंगे, इंसान है, हम भी वही हैं, इंसान है, हम भी सब लोग हैं। ठीक है, अब आता है कंक्लूज़न, यानी कि इस चैप्टर से क्या क्या कंक्लूज़न निकला, क्या क्या परिणाम निकले हैं, देखते हैं। देखो, सबसे जो पहला हमारा आता है रिजल्ट, वो कहता है कि जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है ताकि जितने भी मार्केट है, ऑफिस है, फैक्ट्री है या चौका है, कोई भी हो, जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि उनको अच्छे से सुविधा मिल सके, अच्छे से खाना मिल सके, अच्छे से पानी मिल सके। तो इसलिए कह रहा है जो कानून है, वो नियम है, वो लाना ज़रूरी है और हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मार्केट हो, चाहे फैक्ट्री हो। ठीक है, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, वो अपना मनमानी ना कर सकें और अपने फ़ायदे के चक्कर में जो मज़दूर हैं वहाँ के, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ
क्या करें, अच्छे से सलूक करें, उनका सैलरी अच्छे से, मतलब सैलरी जो भी है मजदूरी है वो टाइम पे दें, उनको खाना अच्छे से दें, और जो पानी है वो भी क्या दें, साफ़ सुथरा दें, ताकि वो कोई बीमारी ना हो। तो ये कानून लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वही यहाँ पहला हमारा कंक्लूजन आता है कि लॉ आर वेरी नेसेसरी इन मेनी सिचुएशन, ठीक है, ताकि वर्कर्स को हर चीज़ अच्छे से मिल सके, ठीक है। ये था पहला हमारा कंक्लूजन। अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट, देखो ये तो हो गया प्राइवेट वाला। फिर कहता है गवर्नमेंट को भी सारे तरह से ध्यान देना चाहिए कि जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर को भेजना चाहिए वहाँ पे देखने के लिए, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी, उनको जो मजदूरी है वो टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये गवर्नमेंट को अपने ऑफिशियल को भेजना चाहिए चेक करने के लिए हर साइट पे, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मार्केट हो, चाहे ऑफिस हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ही लोगों ने गवर्नमेंट को बनाया है, हम ही लोगों ने अपने राज्य को चुना है अपने ऊपर अधिकार करने के लिए। तो ये राजा का ही पूरा जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों का ध्यान रखे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन प्राइवेट कंपनीज़ को, ठीक है, इन बिजनेसमैन को, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि ये हद में रहें, अपने लिमिट में रहें, ताकि जो लोग हैं वो क्या होंगे, अच्छे से रह पाए। तो गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि लॉज बनाए और उसको इम्प्लीमेंट भी करे, और अपने ऑफिशियल को जाके भेजे वहाँ पे हर महीने, हर हफ्ते, कि वहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा दूसरा परिणाम। अब आते हैं तीसरे परिणाम पे। ये हो गया गवर्नमेंट का, हो गया प्राइवेट कंपनी का। अब कह रहा है जो यहाँ के लोग हैं, यानी कि जो यहाँ के वर्कर्स हैं, उनको भी हिम्मत करके क्या करना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि हमको इतना रुपया चाहिए, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पर, कहाँ गया यार, देखो लिखा है, वी हैव आर्गूड द पीपल नाउ मस्ट डिमांड दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों को अपने लिए डिमांड करना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। बाकी जो बचते हैं, ये तो हो गया उनकी बात जो काम करते हैं, बाकी जो लोग बच रहे हैं, जो कॉमन पीपल है, जो काम नहीं करते हैं, उनको भी डिमांड करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बनाइए, आप नया कानून बनाइए, ताकि हम क्या कर सके, नेचर को सेफ रख सके, नेचर को फिर से बनाया जा सके, और फिर से पानी और हवा को शुद्ध किया जा सके। तो हमें लोगों को, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं भारत के, उनको डिमांड करना चाहिए गवर्नमेंट से कि ऐसे नियम बनाइए और उसको फॉलो करवाइए, ठीक है, ताकि हमारा नेचर, हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा पानी है, जो हमारा हवा है, वो सब चीज़ क्या हो सके, सेफ रह सके और सुरक्षित रह सके और फ्रेश रह सके, ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है। किस तरीके से ये 3 कंक्लूजन निकलता है। बाकी चैप्टर आपका इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9th में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।